नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। राज्य के सिंचाई और कृषि विभाग को मिले नए कर्मचारी। सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले नकल विरोधी कानून से आई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम धामी का कड़ा रोका। सड़कें बाधित करने की नहीं मिलेगी अनुमति। मुद्दे पर कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति। अचानक देहरादून के रायपुर सीएससी पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल। मरीजों से की बात, निरीक्षण कर जाना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल। और पत्रकारों पर मंत्री गणेश जोशी ने दिया विवादित बयान। मीडिया चैनल्स को बताया टटपुंजिया, सवाल पूछने पर दिखाए तेवर। और खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ। देहरादून में शुक्रवार को सिंचाई और कृषि विभाग में चयनित कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पिछले 4 सालों में अब तक 32,000 से ज्यादा पदों पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सीएम ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद बड़ा बदलाव भर्ती प्रक्रिया में आया है। अब युवाओं की प्रतिभा, योग्यता और क्षमता को नई पहचान मिल रही है। यह अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि सभी युवाओं के सपनों को साकार करने के मार्ग का ये सबसे पहली सशक्त सीढ़ी है। और ये सभी प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, उनकी लगन, उनका संकल्प, उसका सम्मान है, क्योंकि आप लोगों ने अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और मुझे पूरा विश्वास है अब आने वाले समय में जो सेवा का कालखंड आप सबको मिलने वाला है, आप अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी योग्यता से, क्षमता से, ईमानदारी से, सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने साफ कहा है कि सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों से बाधित करने की अनुमति किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी और अराजकता फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए सड़क पर नमाज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन, अवरोध, इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी ने वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों की समीक्षा की, जहां सीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने वनाग्नि नियंत्रण के लिए शीतलाखेत मॉडल के अपनाने और फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पदों पर नई नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। साथ ही मानसून तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रभावी सचिव को स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। बीजेपी इंटरनल सर्वे कर जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही है ताकि जीत की हैट्रिक लगा सके, लेकिन पार्टी के लिए एक नई चिंता सिर का दर्द बनी है। इन दिनों चल रहे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं।
कारण पार्टी में नए कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही ज्वाइनिंग। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी आने वाले चुनाव में पार्टी को बड़ा डेंट पहुंचा सकती है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में फ्रंट फुट पर नए चेहरे, पीछे रह गए पुराने कार्यकर्ता। नाराज चेहरे बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का खेल, पहुंचा सकते हैं पार्टी को डेंट। बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपने जिताऊ कैंडिडेट की तलाश के लिए लगातार इंटरनल सर्वे कर रही है। पहले 2 सर्वे की रिपोर्ट पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई थी, लेकिन तीसरी सर्वे की रिपोर्ट पार्टी के लिए कुछ राहत जरूर लेकर आई है। लेकिन ये राहत पार्टी के लिए चिंता का विषय भी बन गई है। पार्टी की सर्वे रिपोर्ट में विधायकों की परफॉर्मेंस सही दिख रही है, लेकिन चिंता इस बात की है कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने सालों से पार्टी का झंडा थामे रखा, वो नाराज दिख रहे हैं। पार्टी के लिए चिंता इस बात की भी है कि चुनावी साल में अगर पुराने कार्यकर्ता नाराज हो गए तो आखिरी समय में उन्हें मनाना भी बड़ी चुनौती होगी, और अगर किसी ने बगावत कर दी तो वो डेंट पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, पार्टियां, हर राजनीतिक दल अपना सर्वे कराता है और सर्वे कराया भी जा रहा है, आगे भी कराया जाएगा। और कुछ सर्वे की रिपोर्ट भी आई है, संतोषजनक रिपोर्ट है, और निश्चित रूप से पार्टी सर्वे के आधार पर भी कार्रवाई करती है। और हर विधायक के क्षेत्र में इस तरीके की सर्वे कराई गई हैं और हर राजनीतिक दल कराता है, और उस सर्वे का फायदा भी होता है, और सर्वे के आधार पर कई चीज़ें तय भी होती हैं। और पार्टी ने जिस आधार पर सर्वे कराया है, पार्टी उसका मूल्यांकन करेगी, उसका अध्ययन करेगी, और पार्टी उसमें गुण दोष के आधार पर फैसला लेगी। और फिलहाल मैं समझता हूं कि पार्टी एक आध सर्वे और कराएगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने माना है कि सर्वे रिपोर्ट में पुराने कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। एक बात ये कहने की बात है, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं होता है। देखिए, परिवार बढ़ाने की हर व्यक्ति कोशिश करता है, हर राजनीतिक दल कोशिश करता है, और जब परिवार बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी परिवार में, नए परिवार में शामिल होता है, तो उसको ताकत मिलती है उस परिवार को भी। और बड़ी बात यह है कि पुराने लोगों से भी सामंजस्य बिठाकर, सबको साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने की स्थिति है। आप देखिए, इसी कारण से तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी लेनी शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि पार्टी ने कैसे पुराने कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर ला दिया है। हाँ, तो ये सब दिक्कतें हैं, बीजेपी में भारी दिक्कत है। उनके जो पहले के वो कार्यकर्ता जो कि अतीत से उनके साथ हमेशा रहे, आज वो हाशिए पर हैं। और जिन लोगों को कोशिश कर रही है बीजेपी, उनको भी समझना चाहिए कि बीजेपी उपयोग करती है और फिर साइड कर देती है, तो उन्हें क्या करना है ये उनको भी समझ लेना। 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर दांव पेच खेलेगी, क्योंकि पार्टी भी ये बात जानती है कि 2027 में जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। और ये बात पहले कराए गए इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है, जिसमें 1 दर्जन विधायकों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। वहीं लगातार चल रहे इंटरनल सर्वे में भी पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। अब ऐसे में अगर यही हालात रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को डेंट लग सकता है। देखना होगा कि क्या पार्टी समय रहते कुछ बैलेंस कर पाती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने पीएम मोदी की ईंधन बचाओ अपील का समर्थन करते हुए हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से दिल्ली के लिए बस यात्रा की। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि देश में ईंधन बचत का आज समय की जरूरत है और हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी आम नागरिकों की तरह सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर समाज को सकारात्मक संदेश देना चाहिए। सारी संसाधन और उपलब्धियां हैं, परंतु जिस कदर से आज पेट्रोल डीजल की कमी होने की बात आई है, उसके लिए हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश की है, कमी नहीं होने दी है। तथापि जो एक मैसेज दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मैसेज इसलिए होता है कि लोग हम सब फॉलो करें। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार के दिन का भोजन प्रार्थना करी थी कि न करें तो अच्छा रहेगा। और कई लोगों ने दिन का छोड़ा, कई लोगों ने रात का छोड़ा, कई लोगों ने सोमवार को व्रत लिया। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो मैसेज दिया था, अन्न की बचत हुई। अकाल के समय आप सब जानते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को देहरादून के रायपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सभी डॉक्टर उपस्थित मिले। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया, साथ ही मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएचसी रायपुर के निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का भी अवलोकन किया। नया भवन बनने के बाद नई सुविधाओं के साथ मैं समझता हूं, जो कि हमें अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमें अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी जो सेवाएं दे रहे हैं। मतलब इस सबसे फायदा मिलेगा और आम आदमी को ये महसूस होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं। सत्ता के अहंकार में मंत्री गणेश जोशी इस कदर डूब चुके हैं कि उन्हें क्या बयान देना है क्या नहीं इसका भी ख्याल नहीं है। पत्रकारों ने जरा तीखे सवाल क्या पूछ दिए, मंत्री जी हजम नहीं कर पाए और पत्रकारों और चैनलों को ही टटपुंजिया बता दिया। मंत्री गणेश जोशी के इस बयान से जहां पत्रकारों में गुस्सा है तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। सत्ता के अहंकार में डूबे मंत्री जी, घमंड में चूर गणेश जोशी। गणेश जोशी ने पत्रकारों को बताया टटपुंजिया। आज मीडिया पर भड़क रहे मंत्री जी कल जनता को बताएंगे टटपुंजिया। जिसने बनाया नेता उसे ही दिखा रहे तेवर। अब कोई टटपुंजिया चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। ये गणेश जोशी नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है। ये एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि ये सत्ता का नशा बोल रहा है। एक ऐसा चेहरा जिसके आसपास मीडिया का कैमरा घूमा, जो जीरो से हीरो बन गया, आज वही चेहरा ना तो पत्रकारों को कुछ समझ रहा है और ना ही मीडिया चैनल्स को। अब कोई टटपुंजिया चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है। ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। आप भी ठोक दो। बाकी तो काम राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का है और जिताना जो है पब्लिक का काम है और यहाँ की पब्लिक गणेश जोशी को अच्छी तरह जानती है। हद ही कर दी मंत्री जी। आज आप मीडिया को टटपुंजिया बता रहे हैं, कल आप उस जनता को टटपुंजिया बताएंगे जिन्होंने आपको चुनकर विधानसभा भेजा और मंत्री बनने के लायक बनाया। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है मंत्री जी। मीडिया से नहीं तो समय से जरूर डरिए, क्योंकि समय बदलते वक्त नहीं लगता। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों को लाइन पर ले आता है। आज आप 4 बार के विधायक बने हैं, जो जनता की देन है, उस मीडिया की देन जिसके कैमरे पर आप चमकते रहे हैं। वो मीडिया जो कुछ दिनों तक भाव न दे, नेताओं के सामने माइक न लगाए तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वही मीडिया आपको पहचान दिलाए तब आप उन्हें टटपुंजिया कहने लगते हैं। शर्म कीजिए मंत्री जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार। टटपुंजिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मीडिया और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, हम सत्ता में भी हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम जिम्मेदार लोग भी हैं। अगर कोई सवाल खड़े होंगे तो सवाल पूछे भी जाएंगे और उसका माकूल जवाब हमको देना भी चाहिए। लोगों के जो शंकाएं हैं, उनके जो सवाल हैं, उसका समाधान देना हमारी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक मीडिया पर इस तरह की जो टिप्पणी की गई है, अब किस संदर्भ में उन्होंने की है तो वही स्पष्ट बता सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि अगर भाषा का संयम रखा जाए और इस तरह के विवादित स्थितियाँ न हो। जिस मीडिया को टटपुंजिया बता रहे हैं, अगर उन्होंने आपकी कवरेज बंद कर दी तो सोचिए 2027 चुनाव में आपका हाल क्या होगा। जिस अहंकार और घमंड में आप घूम रहे हैं गणेश जोशी जी, उसे टूटते जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आपके काले चिट्ठे खोलने बैठ जाए अगर मीडिया, तो मंत्री पद छीनने में वक्त नहीं लगेगा। घमंड में चूर मंत्री गणेश जोशी को कम से कम अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही शब्दों का चयन करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये वक्तव्य घमंड की पराकाष्ठा है और मैं ये पहले से कहता आ रहा हूँ कि सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को घमंड हो गया। इस प्रदेश की जनता अगर इस प्रदेश को बचाना चाहती है
तो इस प्रदेश की सरकार को बदलना बहुत आवश्यक है। ये कहना कि पत्रकार टटपुंजिए हैं, इनकी क्या औकात है, तो उनको ये देखना चाहिए कि 4 दिन पहले संवैधानिक पद पर आसीन होते हुए किसी ने जब ये कह दिया था कि युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दे दी, तो उसमें 12 मिलियन 4 दिन में इकट्ठे हो गए। अब पत्रकार भाई भी अगर इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप में कुछ होगा। ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि कृषि विभाग हो या फिर सैनिक कल्याण विभाग, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी आप संभालते हैं उसमें ही आरोपों से आप घिर जाते हैं। कहीं आय से अधिक संपत्ति का मामला तो कहीं भ्रष्टाचार का आरोप। और अगर एक एक पोल यदि मीडिया खोलने लगे तो समझ जाइए आपका राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा। इसीलिए बेहतर है आप अपने शब्दों को वापस लें और सत्ता के अहंकार को दूर करें। नहीं तो मीडिया और जनता ने अगर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी, तब ना तो आप विधायक बन पाएंगे और ना ही मंत्री रह पाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के डीएवी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी को लेकर शुक्रवार को हरियाणवी गायक खानपुर विधायक उमेश शर्मा के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे, जहां मासूम शर्मा ने अपना पक्ष एसएसपी के सामने रखा। जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके संबंध में बयान होने थे, पुलिस के द्वारा सम्मन जारी किया गया था, तो सम्मन के कंप्लायंस में बयान कराए हैं। क्या मामला था, क्यों हुआ ऐसा, तो बाकी तो कानूनी प्रक्रिया, और मुझे लगता है कानून का पालन सबको करना चाहिए। थाना डालनवाला में एक अभियोग डीएवी में जो गाली गलौज से संबंधित एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें जनपद देहरादून पुलिस में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें आज मासूम शर्मा यहाँ आए थे और उनके द्वारा जो उनके बयान लिए गए हैं, उनके बयानों का भी परीक्षण किया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई है वो विवेचक के स्तर पे और सीओ डालनवाला के स्तर पर की जाएगी। रुड़की में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए 24 मई को उड़ान सफलता का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे। कार्यक्रम संयोजक गौरव कौशिक ने बताया कि शहर के करीब 40 स्कूल के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही करियर काउंसलिंग सत्र के जरिए छात्रों को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में राज्यसभा के माननीय सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री महेंद्र भट्ट जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। नहीं, देखिए, इससे मैं यही मानता हूं कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम समाज में होंगे तो जो बच्चा अगर थोड़ा डिमोटिवेट रहता होगा तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलने का काम इस कार्यक्रम से मिलता है। एक उत्साह बच्चों के अंदर रहता है कि इस बार उसका सम्मान हुआ है तो अगली बार मैं भी इतना प्रयास करूं या इतना अच्छी पढ़ाई करूं कि अगली बार मेरा भी सम्मान हो। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा के झबरेड़ी खुर्द गांव में उत्तराखंड सरकार के जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया। कार्यक्रम में पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री देशराज कणवाल और उनकी पत्नी पर युवक को धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं कार्यक्रम में हुए हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर मारपीट में एक युवक के घायल होने की खबर भी सामने आई है। रुड़की समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर और उल्टी जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भीषण गर्मी से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की अपील की है। प्रिकॉशन लेने के लिए सबसे पहले तो नियमित समय समय पे पानी पीते रहना है। अगर आपको प्यास भी नहीं लग रही है तो भी आपको हर घंटे में 1 से 2 गिलास पानी ज़रूरी है पीने। दूसरी चीज़ है कपड़े, हल्के रंग के आपको कपड़े पहनने हैं। तीसरी चीज़ है कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा छांव जैसी स्थितियों में रहो और दोपहर के टाइम में धूप में निकलने से बचना है आपको। बिल्कुल, बच्चों पे और बुजुर्गों पे बहुत ज़्यादा असर इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बॉडी उस टेम्परेचर रेगुलेशन को और उस चीज़ को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पाती उतना जितना कि यंग एडल्ट्स में होती है। प्रदेश में गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव से बचाव के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रूम बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने बताया कि सभी हीट स्ट्रोक रूम में आइस पैक, आईवी फ्लूइड, ORS सॉल्यूशन जैसी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जैसा आपने देखा होगा कि गर्मी अचानक ही बढ़ी हुई है और आगे भी संभावना है कि
गर्मी बढ़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा हीट स्ट्रोक रूम हम लोग ने हर चिकित्सा इकाई में बनाने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जैसे कि आइस है या IV फ्लूइड्स हैं कोल्ड, और दूसरी दवाइयाँ हैं, और दूसरा जो है ये ORS सॉल्यूशन है, और वेंटिलेटेड रूम है, तो ये सारे पर्याप्त मात्रा में रहे उनके वहाँ। तो ऐसे हमारे एक तरह से एडवाइजरी जा चुकी है। और दिनेशपुर के कई पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल की कमी देखने को मिल रही है। इसकी लत से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप में पहुंच रहे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है और कई किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे पेट्रोल पंप पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। तो पेट्रोल डलवाने आए हैं, देख लीजिए, आप लोग ही देख लीजिए, यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है। गरीब आदमी है यहाँ पे, दिनेशपुर के लोग सब परेशान है। और आने वाली स्थिति ऐसा रहेगा तो जनता परेशान रहेंगे। पेट्रोल का तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब आपके सामने भरवाने आए हैं, पेट्रोल नहीं है, तुम डर कर अंदर भाग रहे हैं। पूरा मामला ये है कि जब पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2-3 दिन से तेल नहीं है, दिनेशपुर में नहीं है। हमें भारी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने के लिए, और क्या कहते हैं, परेशानी बहुत हो रही है। उत्तराखंड STF ने ऑपरेशन फेक पिल के तहत ऑनलाइन नकली दवाइयों का कारोबार करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को कम दाम में दवाइयां उपलब्ध कराने का लालच देते थे और ब्रांडेड कंपनी की पैकेजिंग कॉपी कर नकली दवाइयों को बेचते थे। मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जतिन सैनी और देहरादून के गौरव त्यागी को गिरफ्तार किया है। 2 लोग की जो है साइबर थाने में पहले इसमें केस रजिस्टर्ड कराया गया, और जब चूँकि ये ऑनलाइन फ्रॉड से साथ साथ नकली दवाओं से संबंधित भी था, इसमें IT एक्ट की सेक्शंस भी लगी है। और इसके बाद जो है इसमें 2 लोग की जो है पूछताछ के बाद इसमें गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक मास्टरमाइंड है जो संभल का रहने वाला है, दूसरा जो हरिद्वार निवासी है। हरिद्वार वाले पर पूर्व में भी, साउथ इंडिया में भी और यहाँ उत्तराखंड में भी पहले भी ऐसी नकली दवाओं और उससे संबंधित मुकदमे दर्ज है। पूछताछ से पता चला कि उसके द्वारा जो है संभल वाला जो व्यक्ति है, उसके अलग अलग लिंक्स अलग अलग प्रांतों में लोगों के पास हैं। जिस तरह की दवा का ऑर्डर किया जाता है और कहाँ पर वो अवेलेबल होगी, ये सारे संपर्कों के बाद वो उस ऑर्डर को वहाँ पर संपर्क करता है और वहाँ से कुरियर के माध्यम से भेजता है। आगामी बकरीद को लेकर जमियत उलमा जिला देहरादून ने मुस्लिम समाज से कानून, शरई हिदायतों और सामाजिक सौहार्द का पालन करते हुए कुर्बानी करने की अपील की है। साथ ही संगठन ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। संगठन ने मुस्लिम समाज से कुर्बानी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील की है। साथ ही निर्धारित वैध स्थानों पर कुर्बानी करने की हिदायत दी है। बकरीद का त्यौहार आने वाला है, तो हमने अपने आवाम से अपील की है कि साफ़ सुथराई का ध्यान रखें और जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी से बचा जाए, ताकि कोई भी इंतज़ार पैदा ना हो। और खुले में कुर्बानी ना की जाए, जब कुर्बानी की जाए वो पर्दे में की जाए, और जो उसके अज़ा हैं, उसका जो वेस्ट सामान है, उसे नगर निगम की गाड़ी में सुपुर्द किया जाए, जिससे वो उसे सही तरीके से डिस्पोज कर सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। राज्य के सिंचाई और कृषि विभाग को मिले नए कर्मचारी, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले नकल विरोधी कानून से आई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सीएम धामी का कड़ा रोका, सड़कें बाधित करने की नहीं मिलेगी अनुमति, मुद्दे पर कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति। अचानक देहरादून के रायपुर CSC पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, मरीजों से की बात, निरीक्षण कर जाना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल। और पत्रकारों पर मंत्री गणेश जोशी ने दिया विवादित बयान, मीडिया चैनल्स को बताया टटपुंजिया, सवाल पूछने पर दिखाए तेवर।